बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज टॉपिक मैन एंड हिज एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन डायनामिक्स है। डायनामिक क्या होता है? देखिए, डायनामिक जो है ना स्टैटिक का एंटोनिम है। स्टैटिक का मतलब है कि जो चीज़ चेंज ना हो या जो मूव ना करे। डायनामिक जो है इसका क्या मतलब है कि जो चेंज हो और जो एक्टिव इन मोशन हो। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डायनामिक्स से क्या मतलब है कि होता क्या है कि अगर हम कोई भी पॉपुलेशन ले लेते हैं, से कि एनिमल पॉपुलेशन ले लें या इवन प्लांट पॉपुलेशन भी हो सकती है। अब उसमें जो नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स है ना, कोई भी पॉपुलेशन है जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो एक जैसा नहीं रहता। वो क्या होगा कि वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है और वो फैक्टर्स के जो वेरिएशंस को कॉज करें उसे क्या कहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कह देते हैं। अब पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है ना वो कंसर्न किसके साथ है, वो स्टडीज़ होंगी किस किस चीज़ की, कि आपके पास जो होगा वो जो क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो जब आप उसको स्टडी करेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चेंजेस जो हैं पॉपुलेशन साइज़ में आती रहती हैं। और जो है जो फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं वो उसमें दो आ जाते हैं। वो कौन से हैं? इनफ्लो। इनफ्लो का क्या, इन समझ है ना, अंदर आ जाना, यानी कि कोई पॉपुलेशन है जैसे, तो उसमें क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि बाहर से कोई आ जाता है, तो उसको इनफ्लो कहेंगे। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो कौन सी हैं? एक तो इसके अंदर जो बर्थ्स आ जाती हैं, यानी जब बर्थ होगी बेबीज़ की तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका पॉपुलेशन साइज़ बढ़ जाएगा। इसके बाद इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का क्या मतलब है कि जैसे कोई और पॉपुलेशन थी, वहाँ से कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में आ जाए, तो जिस में आएगा यानी उसको हम इमिग्रेशन कहेंगे और उसकी हुई है। और वो जो है इमिग्रेशन वो क्या होगी, उसके जो इनफ्लो कहलाएगी, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होगा कि पॉपुलेशन साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी जो है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज आउटफ्लो। आउटफ्लो का क्या मतलब है कि अब जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें से पॉपुलेशन, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसमें चले जाएंगे या किसी तरह से कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन का साइज़ जो होता है ना वो भी क्या होता है, वो कम हो जाता है। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? कलिंग आ जाती है। कलिंग मीन्स के पिक करें और उसको डिस्ट्रॉय, जैसे सील्स हैं, जैसे डियर्स हैं उसको, और ज़्यादातर जो है ये ह्यूमंस करते हैं। और इंटेंशनल रिमूवल है ये, या आप कह लें रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसके बाद प्रीडेशन है। प्रीडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि प्रीडेशन जो है उसमें क्या होगा कि कोई भी है जैसे है, जैसे लायन है वो डियर को खा जाए, या कोई भी है प्रेडेटर प्रे पे जब उसको खा लेता है, उसको उसको फीड करता है, तो उसको प्रीडेशन। इसके बाद नेचुरल डेथ्स हैं। नेचुरल डेथ से भी जाहिर है कि नंबर जो है पॉपुलेशन का कम होगा। इसके अलावा एक्सीडेंट से हो जाती हैं तो वो भी। और इसी तरह एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का क्या मतलब है कि अब उस पॉपुलेशन में से कुछ लोग वहाँ से चले जाएं, तो वो एमिग्रेशन कहलाएगी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जिनसे पॉपुलेशन साइज़ जो है वो चेंज होगा। इनफ्लो अगर होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, आउटफ्लो होगा तो फिर वो कम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है ना, कंसर्न किसके साथ होती है असल में, कि ये स्टडी ऑफ चेंज इन साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है। और ये अप्लाइड दोनों को होती है, यानी कि एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। इसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो क्या है, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अब सबसे पहली बात कि पॉपुलेशन है क्या, यानी कि हम जा रहे हैं कि हम जान लें पॉपुलेशन। और ये तो डेफिनेशन अक्सर आपको आती भी होती है। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीशीज़, यानी एक ही स्पीशीज़ के जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं और वो क्या करेंगे, लिविंग इन द सेम जनरल एरिया, यानी एक ही एरिया में जो रह रहे हों वो क्या बना देते हैं, एक पॉपुलेशन बना देते हैं। अब जो मेंबर जो होते हैं ना पॉपुलेशन के, क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं ना, एक ही स्पीशीज़ है, तो जाहिर है कि जिन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे वो भी तो सेम होंगे ना, तो क्या करेंगे, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। और इसी तरह से जो सिमिलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। इसके अलावा लाइकलीहुड अगर आप कहें तो किसकी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और ब्रीडिंग भी होगी। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है कि जो पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अब बात है कि करैक्टरिस्टिक्स के, उसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक होंगी उनमें सबसे पहली जो है वो क्या है, दैट इज़ ग्रोथ। अब जो है वो एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि जो है करैक्टरिस्टिक्स हमने इनको डिटेल में स्टडी करना है। इसमें ग्रोथ आ जाती है, डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैरिंग कैपेसिटी, और फिर वायबल साइज़। वायबल साइज़ का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन का इतना साइज़ हो कि वो सर्वाइव कर सके एज ए पॉपुलेशन, तो उसको वायबल साइज़ कहते हैं।
तो अब ज़रा हम डिटेल में आ जाएँ तो सबसे पहली बात जो है हमारे पास क्या है, दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, यानी कि पॉपुलेशन में जब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि हम जो है इसको क्या कह देते हैं, वी कॉल इट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास सिचुएशन क्या है कि कोई एक ऐसा एरिया जो अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का क्या मतलब है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं कि क्या यहाँ रहा जा सकता है या नहीं। तो व्हाट दे फाइंड कि वहाँ पर, हम एज्यूम अब ये कर रहे हैं, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वहाँ अगर फूड भी काफ़ी ज़्यादा हो, प्रीडेशन और डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो। देखिए कुछ हद तक तो प्रीडेशन भी होगी ना कोई प्रेडेटर तो आ जाएगा, और डिज़ीज़ भी आ ही सकती है, लेकिन सीवियर नहीं है, यानी बहुत शदीद नहीं है कि वहाँ ना रहा जा सके। तो अगर प्रीडेशन और डिजीज़ भी बहुत सीवियर नहीं है तो फिर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो होगी और नंबर ऑफ़ जो इंडिविजुअल्स है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगा। अब शुरू में तो क्या होता है कि शुरू में लैग फेज़, आपको पता है बैक्टीरिया में भी आपने लैग फेज़ पढ़ी थी। लैग का क्या मतलब है कि शुरू में, क्योंकि उन्होंने जो नया एनवायरनमेंट में आए हैं ना, तो उसमें सेटल होना है उन्होंने। इस प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं वैसे। तो उन्होंने क्या करना है कि न्यू एनवायरनमेंट है उनकी, उसमें उन्होंने सेटल होना है, तो सेटल होने के लिए उनको कुछ टाइम चाहिए ना। तो लेकिन जिस वक़्त क्या होता है कि जिस वक़्त जो पॉपुलेशन सेटल हो जाती है, तो उनमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो अब क्या होगा, अब पॉपुलेशन लैग फेज़ से निकल आएगी और अब क्या शो करेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि साइज़ जो है ना पॉपुलेशन का, वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या होता है, डबल होता जाता है, और इस तरह से बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ होती है, और बड़ी तेज़ी से जो है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसीलिए कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फेज़ जो होता है ना पॉपुलेशन का, तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन जो है ना ग्रो कैसे करती है, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल क्या मतलब है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना, इस तरह से करके वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फैक्टर, वो क्या है, दैट इज़ डेंसिटी। तो अगला हमारा क्या आ गया, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, यानी कि आपका क्या होगा, देखो दोनों चीज़ों को लिया जा सकता है। अगर हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल ले लिया, मलबरी ट्रीज़ जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद में कितने, देखिए इस्लामाबाद ही नहीं है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, पंजाब में ले लें, यानी कि जहाँ जहाँ मलबरी होता है। अब ये ना हो कि आप किसी डेज़र्ट का नाम लिख के गए वहाँ पर, ऐसे नहीं। तो हर प्लांट की अपना एक जो है ना हैबिटेट होता है जहाँ वो ग्रो करता है, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। इस्लामाबाद की जगह मलबरी लाहौर में भी हो जाता है और भी जिन इलाकों में। तो पर स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं तो ये पर यूनिट एरिया हो गया। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं तो फिर क्या होगा हमारा, फिर जो है ना, अब आपका ये जो है, अभी तो हम कह रहे थे ना कि पर यूनिट एरिया, और अब पर यूनिट वॉल्यूम बात होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर है तो फिर क्या है कि, क्योंकि बैक्टीरिया देखें ना, उनके बैक्टीरिया तो इतने बड़े नहीं होते ना, आप उसको जस्ट टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में, तो अब उसके लिए आप वो ना जो है वो बड़ा एरिया तो नहीं लेंगे ना। तो इसका हम लेते हैं जो है आपका क्या कहलाएगा, और वॉल्यूम लेंगे यहाँ पर। तो अब आपका पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, और जैसे इसकी एग्जांपल आप क्या बता सकते हैं, इकोलाई है। इकोलाई जो है वो आप जब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जैसे ग्रो किया हुआ है, तो आप पर मिलीलीटर उसको ले लेंगे। तो इस तरह से जो है वो क्या होगा कि डेंसिटी को देखा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा, उससे अगला जो आ जाता है आपका, वो क्या है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि डिस्पर्शन जो है ना उसकी, इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में कोई भी है, उनकी क्या है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। अब इसमें जो है हम आपके पास क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स है ना, इसमें हमारे पास 3 पैटर्न आ जाते हैं। पहला क्या है, क्लम्प्ड। क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसी होगी कि इंडिविजुअल जो हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट, एग्रीगेट समझते हैं, इकट्ठे होंगे, एग्रीगेट इन पैचेस, पैचेस बना देते हैं। जैसे आपने वो देखा था मॉस ग्रास जो होती है, फ्यूनेरिया, वो है, पॉलीट्राइकम वगैरह है, मॉसिस वगैरह, ये क्या करती हैं, जब ग्रो करती हैं तो ये बिल्कुल एक मैट नहीं जैसी होती है कि पैचेस बना देती हैं उसके ऊपर। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लम्प्ड। क्लम्प्ड का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल करीब 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 एक दूसरे के हैं, और इतने करीब होते हैं कि वो एक पैच बना देते हैं। उसके बाद दूसरी जो है आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, दूसरा आ जाता है, वो क्या है, दैट इज़ यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म कब कहेंगे, यूनिफॉर्म हम कहेंगे कि जब इंडिविजुअल इवनली स्पेस्ड है, यानी कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में एक जैसा
फासला पाया जाए तो फिर वो क्या कहलाएंगे, जैसे आपने कई दरख्तों में देखा है, कई पौधों में देखा है, या कुछ एनिमल्स भी हैं वो एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडम में क्या है कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते स्पेसिंग को इंडिविजुअल्स में, क्यों? क्योंकि कोई कहीं कोई कहीं, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं वो बना रहे हैं, जैसे कोई क्लम्प्ड है या कोई यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें जो डिस्टेंस जो होगा ना फिर अब, या स्पेसिंग आप कह लें, जो स्पेसिंग इंडिविजुअल्स में है वो क्या है कि वो आप प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। जैसे अगर एक जो है इंडिविजुअल जो है वो एक जगह पे है, दूसरा उससे 1 मीटर के फासले पे है, तीसरा जो है वो क्या होगा कि वो उसे 2 किलोमीटर के फासले पे हो सकता है, या 2 मीटर के फासले पे हो सकता है। तो डिफरेंट जो है वो पैट आपको मिलेगा। तो इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए कहते हैं कि कोई आपके पास नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है ना वो क्या है, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमें यहाँ ही मसले आते हैं। देखें कैरिंग कैपेसिटी जो है ना, आप ये सोचें कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है ना वो तो कोई किसी हैबिटेट में है, तो अब एक लिमिट ही है ना कि जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे आप अपनी क्लास को ले लें, आपकी क्लास की एक स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी है। जैसे अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो अगर आप उसको 50-60 पर लेके जाएंगे तो कैरिंग कैपेसिटी को तो एक्सीड कर दिया ना, तो आप अच्छा पढ़ नहीं सकेंगे, आपके लिए मसले होंगे। तो या कोई और हैबिटेट है जैसे, तो वहाँ पर भी तो यही है ना कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स एक लिमिट है कि जहाँ जितने आ सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर होंगे तो आप उसको एक्सीड कर रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? उसको आप ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ दैट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। यानी ये मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ है कि जो कोई भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, यानी जहाँ पर वो इतने लोग जितने वहाँ पर वो रह सकते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी ये फिक्स चीज़ नहीं होती है। देखें कि ये वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी? देखें जैसे दो आपके पास हैबिटेट हैं, अब कैरिंग कैपेसिटी अगर आप सिर्फ स्पेस को ले लेते हैं तो फिर तो ज़ाहिर नहीं की होगी, लेकिन एक चीज़ मैटर थोड़ी करती है। ये जैसे कि आपके पास क्योंकि मैं कह रही हूँ कैरिंग कैपेसिटी फ़िक्स नहीं है। फ़िक्स कैसे नहीं है? इसलिए कि ये वेरी करती किस किस लिहाज से, स्पेस के लिहाज से वेरी करती है। फिर यानी कोई भी हैबिटेट है ना, उसकी स्पेस में कितनी स्पेस वहाँ अवेलेबल है उसके लिहाज से। फिर के जो है टाइम के लिहाज से, और अबंडेंस है या लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं, तो अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं तो कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर रिसोर्स लिमिटिंग है तो फिर क्या होगे कि फिर जो है वो लिमिट हो जाएगी ना, यानी कि अगर रिसोर्सेज कम है, अबंडेंस है रिसोर्सेज की, तो फिर ठीक है, बहुत सारे जो है उसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो रिसोर्सेज कम है तो फिर वो लिमिटिंग रिसोर्सेज कहलाएंगे, यानी कि वहाँ पर वो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट वो नहीं कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब ये बड़े अहम काम करता है, ये जो है ना, ये हर मुल्क में होता है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, अब ये करता क्या है? सबसे पहली बात देखें कि जो डिपार्टमेंट है ना, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में भी है, तो ये इसके दो मेजर रोल्स हैं। अगर मेजर रोल्स पूछें तो वो कौन से हैं? एक तो फैमिली प्लानिंग करना, और दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज देना। और इनके बड़े प्रोग्राम चलते रहते हैं असल में, तो ये उनके थ्रू क्या करते हैं कि ये जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज भी देते रहते हैं। जैसे ये सबसे पहले आ जाता है आपको ख़ास तौर पे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, ये भी बने होते हैं हर जगह पे। तो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं। दूसरा जो है वो मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं। अब मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं तो वो क्या करेंगी, आपको वो भी जो प्रोवाइड करेंगी, हेल्थ सर्विसेज देंगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस सेंटर्स होते हैं ये भी। और देखें कि ये जो सारे के सारे हैं ना, अब ये प्रोग्राम तो काफ़ी सारे चल रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि जो मेन डिपार्टमेंट है ना, जैसे पाकिस्तान का ले लें, किसी भी कंट्री का, वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट कराता है, जो कि गवर्नमेंट चला रही होती है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट चला रही होती है ना, तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत सी एनजीओज़ आ जाती हैं असिस्टेंस के लिए, काम करने के लिए, मदद करने के लिए। एनजीओज़ क्या होती हैं? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ये क्या करेंगी कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, उसकी जो है ना वो असिस्टेंस के तौर पे काम करती हैं, यानी उसकी हेल्प करती हैं। और इस तरह से क्या होता है
कि वो जो NGOs हैं वो जो उसकी एफिशिएंसी है सारे प्रोजेक्ट्स की उसको ये इंक्रीज़ कर देती हैं। इसके बाद जो है ना हमारे पास ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेशंस, और इसके अंदर जो है वो आपको दिया क्या हुआ है, दैट इज़ इन्वेस्टिगेट द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अब इसके अंदर देखें कि हमने देखना क्या है कि जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रही है तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या असर होगा। तो ये बहुत सारे अच्छे से पॉइंट्स हैं कि जिनकी हमें समझ भी होनी चाहिए और जिनका हमें पता भी होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है ना वो ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी। अब वो कैसे करेगी इसकी बात करनी है। सबसे पहली बात जो ए आपका आ जाता है ना ये वाला, ये क्या है कि इनएडिकेट फ्रेश वाटर अगर है तो आप खुद सोच लें कि वहाँ पर क्या होगा कि ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट भी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लो होगी। इसके बाद दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो क्या है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर डिप्लीटेड है, खाने में कम है और भी कोई जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत होती है और जो हैं वो पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, तो अगर वो कम है तो फिर भी जो है वो मसला होगा। इसके बाद जो है थर्ड जो आ जाता है वो क्या है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तब, वाटर पोल्यूशन है तब, एंड सॉइल कंटेमिनेशन भी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी अगर हो तो फिर क्या होगा कि ये भी जो है वो क्या करेंगे कि वो उसकी क्वालिटी जो होगी ऑफ लाइफ जो है उसको ये क्या कर देंगे, ये डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। देखें डिफॉरेस्टेशन ये भी इसके बहुत इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ लॉस ऑफ इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जब आप करते हैं ना तो आपने क्या किया, आपने एक जगह थी, जैसे आपने कभी मैंने तो फसल ही लगानी है, मुझे ज़रूरत है क्रॉप लगानी है, तो आपने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मैं तो थोड़ी सी बात करूँगी। डिफॉरेस्टेशन जब होती है ना तो उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ इकोसिस्टम तो होगा ना। देखिए और एक अगर मैं डिफॉरेस्टेशन में तो बहुत सारे दरख्त काटे जाते हैं, मैं एक दरख्त को भी अगर ले लूँ तो उसके ऊपर बहुत से इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत से बर्ड्स रहते हैं, है ना, वर्म्स होंगे, बहुत सारे जो हैं वो आपको एनिमल्स जो वहाँ रिजाइड कर रहे हैं। यानी एक अगर फार्मर एक दरख्त काटता है तो आप सोच लें कि उसने कितने सारों को होमलेस कर दिया, और लॉस ऑफ इकोसिस्टम जो है वो भी होगा ज़ाहिर है। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो होती है इसके नताइज जो हैं वो बहुत सारे हैं। इसके बाद है चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, यानी कि अगर आपके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंज आ जाता है कोई, वो भी। और उसके अलावा क्या होगा, नतीजा उसका क्या निकलेगा कि जो है उसका नतीजे के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग। देखें ग्लोबल वार्मिंग आज के बहुत बड़े इश्यूज़ में से एक है, और आप देख रहे होंगे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या है कि वो ओवरऑल बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एरेबल। एरेबल क्या होती है, इरिवर्सिबल मीन्स कि वो वापस ना आए, यानी वैसे ही रहे। एरेबल लैंड एंड इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन। अब इससे क्या होगा, देखें कि अगर आपका इरिवर्सिबल लॉस है ना, एरेबल लैंड कौन सी है, जो काबिल काश्त है, जिसके ऊपर आप फसल लगा सकते हैं, फर्टाइल सॉइल है। तो लेकिन क्या हो, इरिवर्सिबल लॉस हो जाए, यानी कि क्या होगा कि आपने क्या किया, जैसे अब हमारे भी कई जगहों पे ये भी मसला आता है, जैसे भट्टे वालों को दे देते हैं, वो वहाँ से निकाल निकाल के आपकी जो टॉप सॉइल होती है ना, जो शुरू की है बिल्कुल, वो आपकी फर्टाइल है, अगर उसको उतार दिया जाए ना तो नीचे जो सॉइल निकलती है उसके अंदर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है आप किसी भी तरीके से जो है एरेबल लैंड जो थी उसको लॉस अगर हो जाता है, चाहे आपने भट्टे वालों को दे दी, चाहे कोई भी और चीज़ हो गई, तो उससे भी होगा। और दूसरा है कि इंक्रीज़ इन डिफॉरेस्टेशन अगर है, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं आप और उसकी जगह नया भी नहीं लग रहा, तो मैस स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होगी। क्यों? क्योंकि आपकी डिफॉरेस्टेशन से क्या मसला आया, आपने लॉस डिफॉरेस्टेशन से मसला ये आया कि मैस स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन क्यों होगी, क्योंकि जो स्पीशीज़ जो थी वहाँ जो रह रही थी तो उनको जगह जब नहीं मिलेगी कहीं पर भी रहने के लिए, उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उनकी एक्सटिंक्शन का ख़तरा भी होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ अफेक्ट करती है वो क्या है, वो हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें क्या है कि इन्फेंट होता है अभी जो शीर ख्वार बच्चा होता है उसको कहते हैं, और चाइल्ड ज़ाहिर जो थोड़ा बड़ा होता है। मोर्टेलिटी मीन्स के डेथ रेट,
तो अगर उनका डेथ रेट ज़्यादा है तो फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में मसला है। उसके बाद इंक्रीज़ जो है ना, यानी कि आप ये देखें कि हम देख रहे हैं ना कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो फिर क्या क्या होगा। इसके बाद जो है वो क्या है कि पॉवर्टी। अच्छा, अब ये जो है मोर्टेलिटी की बात कर रहे थे, इसके अगला जो है इंक्रीज चांस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू एपिडेमिक्स एंड पैन एपिडेमिक। आपको पता है, हमने इसको देखा भी है, जितना पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होगा ना उसमें ये चीज़ ज़्यादा होगी उतनी। एपिडेमिक्स भी और पैंडेमिक्स, तो में फ़र्क क्या होता है। एपिडेमिक जो है ना वो लोकलाइज्ड है, यानी जैसे किसी एक स्पीशीज़ जो है कहीं रह रही है, यानी कि वो आप समझ लें किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में है, पॉपुलेशन में है, या कोई कंट्री है, या कोई जोग्राफिकल एरिया है जैसे एशिया है, अफ्रीका है, कोई भी, अगर तो वहाँ तक रहती है तो वो एपिडेमिक है। लेकिन पैंडेमिक वो कब बनती है कि पैंडेमिक आप ये समझ लें कि अगर मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में बताना चाहूँ पैंडेमिक क्या है, तो ये ग्लोबल स्केल एपिडेमिक है। जैसे कोरोना को आपने देखा ना, कोरोना एपिडेमिक नहीं, कोरोना पैंडेमिक बन गई थी क्योंकि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया था, तो उसे कहते हैं। इसके बाद जो है आपका होगा क्या कि आपका जो है, क्योंकि आपका जो है ना न्यू एपिडेमिक्स हैं, पैंडेमिक्स हैं, तो इसके अलावा और भी क्या होगा फिर, स्टारवेशन एंड मेल न्यूट्रिशन। स्टारवेशन क्या होगा कि यानी कि आपके पास खाने को इनफ नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ की बात कर रहे हैं ना, तो मेल न्यूट्रिशन होगी, खुराक की कमी होगी। फिर इसके बाद अगला इफ़ेक्ट जो है वो क्या आता है, वो है पॉवर्टी कपल्ड विद इन्फ्लेशन, यानी कि पॉवर्टी है यानी गुर्बत भी है, उसके साथ मिले क्या चीज़ हुई है, इन्फ्लेशन। एक तो गुर्बत है यानी कि आपके पास पैसे ही कोई नहीं है ज़्यादा, और दूसरा क्या होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स कि आपकी महंगाई ज़्यादा है, यानी कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये ज़ाहिर है जितना पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी ज़्यादा इस मुल्क की होगी, वहाँ पर इन्फ्लेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, पॉवर्टी भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है ना, ज़र मुबादला वगैरह जो आपके पास जो होता है, तो वो भी क्या होगा कि लो लेवल पे रहेगा। आपका जीडीपी जिसे कह रहे हैं ना, वो आपका लो हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो आ जाता है वो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जिनमें आपके पास है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग जो आपके पास पॉपुलेशंस है, यानी बड़ी तेज़ी से जहाँ इजाफा हो रहा है पॉपुलेशंस में, तो वहाँ क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपका साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस में, ये आपका क्या है, आउटलाइन द एडवांसेस इन medical care and technology that have contributed to an increase in life expectancy and relate these developments to demographic issues। तो हमने बात करनी है यहाँ पर कि किस तरह से मेडिकल केयर, अब देखें ना बड़ी है ना ये चीज़ें, मेडिकल केयर ज़्यादा है पहले से, टेक्नोलॉजी भी पहले से ज़्यादा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इससे कैसे ज़्यादा हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि जैसे कोई भी मुल्क है तो वहाँ पर ऑन एवरेज जो है लाइफ कितनी है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें हमारे 50 ईयर्स है या उसके अराउंड है, या चाइना या जापान में हमसे ज़्यादा है थोड़ी, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। अब जो है ना हमें अगर हम पीछे से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो क्या है कि एडवांसेस है ना, मेडिकल केयर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो इससे क्या हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो क्या है कि वो भी बढ़ गई है। यानी कि ख़ास तौर पे जैसे आप बात करें मैटरनिटी केसेस की, तो पहले क्या होता था, बहुत से मदर्स की या जो इन्फेंट्स थे उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। अब इसकी एग्जांपल जो है कि किस तरह से जो एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में, उन्होंने हमारी जो हेल्थ आउटकम्स हैं उनको वक्त के साथ साथ कैसे बेहतर किया है। तो वो जो है आप अगर देख लें कि ट्रीटमेंट है ख़ास तौर पे प्री टर्म बेबीज़ यानी कि जो बेबी जो क्या है अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनकी, तो उसमें क्या था कि पहले देयर वाज अ टाइम के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, यानी छोटे छोटे बच्चे ही जो ख़ास तौर पे प्री टर्म बेबीज़ थे उनकी डेथ हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या है कि चेंजेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है हमारे पास, और ख़ास तौर पे आपको पता है ना हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पर स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं, फिर ये आर्टिफिशियल पल्मोनरी सरफेक्टेंट होता है। इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल पल्मोनरी सरफेक्टेंट जो है ना, ये इन्फेंट्स जो होते हैं ना जो कि अभी प्री मैच्योर होते हैं, तो उनको ये लगा देते हैं ताकि क्या हो कि वो लंग डेवलपमेंट, क्योंकि अक्सर जब प्री टर्म बेबी है ना तो उसकी इतनी अच्छी लंग डेवलपमेंट हुई नहीं होती है,
तो उसमें होता है कि जो इन्फेंट है वो लंग्स की डेवलपमेंट जो है उसकी वो ज़रा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा न्यूनेटल इंटेंसिव केयर है हमारे पास, यानी कि जो उसकी जो है न्यूनेट की जो इंटेंसिव केयर भी है और स्टीरॉइड्स भी हैं। अब वो मदर के लिए भी बेबी के लिए भी उससे भी क्या है कि जो इन्फेंट जो मोर्टेलिटी जो थी ना वो मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है कि डेथ जो है वो क्या है कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, उसने काफ़ी कम कर दिया। अब इससे हुआ क्या है कि ओवरऑल अगर हम देखें ना इन सब चीज़ों का बेनिफिट क्या मिला है, बेनिफिट ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या है कि वो जो लो बर्थ वेट बेबीज़ वगैरह थे, यानी कि उनका देखें ना बर्थ वेट जो जितना जल्दी होगा तो उसका बर्थ वेट क्या होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा ना, उसका बर्थ वेट कम होगा, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि ये तो है ना बेनिफिशियल आस्पेक्ट है कि हमने मेडिकल केयर टेक्नोलॉजी उसमें एडवांसेस कर लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या है कि ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की एक कॉज भी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।